हाय एवरीवन, वेलकम टू द ऑसम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। मैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात कर रहा हूं, जो दिसंबर 2021 जनवरी 2022 में हुआ था। उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन का एनालिसिस करवा रहा हूं, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जिनको सीटेट का एग्ज़ाम देना है। आपको पता ही है कि सीटेट का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, तो आगामी एग्ज़ाम में जो बैठना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड होकर एनालिसिस करें, क्योंकि फाउंडेशन पढ़ने का समय तो है नहीं। तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, अन्य भी कई विषय के, चाहे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, आपको उसके पेडागॉगी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड होंगे। अब ये हिंदी पेडागॉगी की आगे की वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र शिक्षा नीति डैश के अध्ययन की वकालत करती है। ये क्वेश्चन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप पहले रुकिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर ध्यान से पढ़िए। उसके बाद जो मैं आंसर दे रहा हूँ उसको मिलाइए कि कितना सही है, नहीं है। ठीक है। तो राष्ट्र शिक्षा नीति डैश के अध्ययन की वकालत करती है। तो चारों ऑप्शन पढ़िए, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 4, मातृभाषा या घर की भाषा, शास्त्रीय भाषाएं और आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाएं। जैसे मान लीजिए कि आप यूपी बिहार में कहीं पर है, तो यूपी बिहार की मातृभाषा या घर की भाषा क्या हो सकती है? हिंदी। शास्त्रीय भाषा क्या हो सकती है? संस्कृत। आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाओं में क्या आप चुन सकते हैं? इंग्लिश। तो मुख्यतः हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जनरली यही सब हिंदी भाषी क्षेत्रों में होता है। ठीक है। तो राष्ट्र शिक्षा नीति यही त्रिभाषा सूत्र है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़े। क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज है, इसमें तो इंग्लिश मिलेगा नहीं, लेकिन मैंने जो हिंदी इंग्लिश की बात की थी वो इसलिए बात की थी क्योंकि जैसे गणित हो गया, साइंस हो गया, उसमें क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में भी रहता है। इसमें क्या हुआ कि रिपीटेडली हिंदी हिंदी कर दिया है, और इंग्लिश में देखिएगा कि रिपीटेडली क्वेश्चन इंग्लिश इंग्लिश में है, यानी एक ही क्वेश्चन 2 बार दोहरा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है तथा वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है। आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे? जैसा कि इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया ना कि 3 भाषाएं हो सकती है, एक घर की भाषा। क्योंकि ये बच्ची बिहार से मुंबई जा रही है, तो हिंदी, एक शास्त्रीय भाषा संस्कृत और एक विदेशी भाषा अंग्रेजी, ये तो विद्यालय में पढ़ रही है। इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, किताबें होंगे, ग्रामर होगा, एक एक सही तरीका होगा। लेकिन जब अपने मित्रों के साथ, आस पड़ोस के साथ वो महाराष्ट्र में जाकर यानी मुंबई में जाकर के मराठी सीख रही है, तो उसको किस में लेंगे? क्या वो भाषा अधिगम है? नहीं। जब आप एक तयबद्ध तरीके से ग्रामर पढ़ते हैं, उसके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ते हैं, इस तरीके से भाषा पढ़ते हैं, तो इसको भाषा अधिगम बोलते हैं। लेकिन आप ऐसे वातावरण में चले जाइए जहाँ पर आप इस फॉर्मल वे में नहीं सीख रहे हैं, इनफॉर्मल वे में सीख रहे हैं। ठीक है, बोलते बोलते आपको पता चल जा रहा है। ठीक है, तो वो भाषा अर्जन हुआ। तो इसमें मराठी सीखने को आप किस रूप में वर्णित करेंगे? भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, सहारा देना या परिकल्पना निवेश? इसका सही उत्तर है भाषा अर्जन। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। यह किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 3, अर्थगत संकेत के रूप में जाना जाता है। ये तो अपने आप में ही बता रहा है कि क्या है, अर्थगत संकेत। ठीक है, यही सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना तथा सारांश लिखना सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है उद्धरणोन्मुखी श्रवण प्रक्रियाएं, दूसरा है सूचना के लिए श्रवण, तीसरा है अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाएं, चौथा है सूचनात्मक श्रवण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाएं। एक ऐसा वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा जिसमें कंसेप्चुअल होगा, जैसे कि
उधर्वोन्मुखी क्या होता है, अधोमुखी क्या होता है, जिससे कि ये किसी भी क्वेश्चन में यदि ये कंसेप्ट आए तो आप बना सके। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको राइट डाउन करना चाहेंगे तो क्वेश्चन लिखिए कि अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाएं कैसी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आराखी तथा सारांश लिखना सम्मिलित होता है। वैसी प्रक्रियाओं को अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप बढ़े आगे, संज्ञाएं, क्रियाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण डैश के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, तो ये विषय वस्तु के शब्द के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, इसलिए ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना क्या कहलाता है इसमें? इसका ऑप्शन 2 सही है, घोषणात्मक ज्ञान है। घोषणात्मक ज्ञान वैसे ज्ञान है जिसमें संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना या क्रियान्वित करना शामिल होता है। अब हिंदी भाषा लिए हुए हैं तो हिंदी भाषा को तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, तो ये तो वही क्वेश्चन वापस से रिपीटेटिव है। प्राकृतिक भाषा में संदर्भ से पठन सामग्री का स्रोत है, इसका ऑप्शन 4 सही है, प्रामाणिक पठन सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है? पहला ऑप्शन शिक्षार्थी की उपलब्धि, दूसरा शिक्षार्थियों में के व्याकरणिक ज्ञान का आकलन करना, नहीं, शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना, ऑप्शन 4 यह पता करना कि शिक्षार्थी को क्या नहीं आता है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर कि शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना यही भाषा आकलन के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही नहीं है? पहला, त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र और प्रतिपुष्टि है, यही सही है। सॉरी, ऊपर में क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है, यानी एरर्स के विषय में कौन सी बात जो इसमें दी हुई है वो सही है। तो एरर क्या होती है? शिक्षार्थियों हो या शिक्षक दोनों को ही सीखने के क्षेत्र में फीडबैक प्रदान करते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे देखने में। एक्चुअली ये जो पीडीएफ है भी उतना क्लियर है नहीं जो सीटेट के द्वारा दिया गया है। एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रदत्त कार्य देता है या देती है। शिक्षार्थियों को इस विषय पर रिपोर्ट लिखने तथा पोस्टर तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा इतिहास, भूगोल, संस्कृति तथा राजनीति से संबंधित अन्य पुस्तकें तथा दस्तावेजों को पढ़ना है। यानी टॉपिक तो भारत की सांस्कृतिक विविधता है, ये टॉपिक भले ही आपको सोशल साइंस में आ जाएगा, लेकिन इस पर जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसको तैयार करने के लिए आप अन्य पुस्तकों या दस्तावेजों को भी पढ़ सकते हैं। जैसे भूगोल हो गया, संस्कृति हुआ, राजनीति हुआ, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामाजिक विज्ञान में भाषा, सामाजिक विज्ञान का प्रदत्त कार्य, समूची पाठ्यचर्या में भाषा या भाषा लेखन का विकास। इसका सही उत्तर है समूची पाठ्यचर्या में भाषा। यानी एक भाषा सीखने के लिए आप कई सारे दस्तावेजों, किताबों को पढ़ रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, इससे ये बताया जा रहा है कि समूची पाठ्यचर्या में ही भाषा है। बिना भाषा के आप कोई भी कैसे किताब पढ़ सकते हैं? आपको साइंस पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है, आपको सोशल साइंस पढ़ना है, पॉलिटिक्स पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, जो भी पढ़ना है उसके लिए भाषा की ज़रूरत पड़ेगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये तो रिपीट हो गया वापस से। एक शिक्षार्थी नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाता या बनाती है। इस अधिगम तकनीक को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा संज्ञानात्मक युक्तियाँ। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इसको समझने के लिए क्या कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, किताब अपने पास रखिए, जो जो शब्द एकदम कठिन आपको मालूम होते हैं, जाहिर सी बात है ना, उसी शब्द में फंसिएगा तो क्वेश्चन और उसका आंसर खुद उसके बारे में बतला देता है।
यानी संज्ञानात्मक युक्तियाँ क्या है? जब कोई व्यक्ति नए व्याकरण के रूपों को सीखने के लिए पहले से जो वो जानता है उसके आधार पर उसे सीखता है, तो उसे संज्ञानात्मक युक्तियाँ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाती है। वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह पढ़ पाती है तथा अवबोधन कार्य को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है। शिक्षण अधिगम का यह अभ्यास है। इसे क्या कहेंगे? इसे सहारा मिलना कहेंगे। ठीक है, यानी सहारा जब इस तरह से मान लीजिए कोई विद्यार्थी अपना काम कर रहा है और उसमें उससे बड़े व्यक्ति का जो उससे विद्या के स्तर में ऊंचा हो, अगर उसे सहारा मिल जाता है तो इसी को वाइगॉस्की स्कैफोल्डिंग कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे चलते हैं। वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जोड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग में सहायता करता है। इसका ऑप्शन 1 व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है। दूसरा अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा सीखने का कार्य है। तीसरा व्याकरण सीखने के लिए संरचनात्मक कार्य है। चौथा कार्य विधिक व्याकरण है। इसका सही उत्तर व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है, यही मालूम होता है। ठीक है, वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जोड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करता है, वो क्या हुआ? आपको व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम चले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण सीखने में सचेतनता में वृद्धि करने वाली रणनीति है? इसका सही उत्तर आपको क्या होगा? ऑप्शन 1 पढ़िए। व्याकरणिक इकाइयों को नियम की तरह प्रस्तुत करना और पृथक रूप से प्रयोग करने के लिए बार बार अभ्यास करना, ये नेगेटिव चीज़ है। बार बार अभ्यास करना और नियम को प्रस्तुत करना यानी रटवाना, ये सब ऑप्शन को देखते ही काट दीजिए। ऑप्शन 2 व्याकरण भाषा को संदर्भ में प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना व प्रयोग करने के योग्य बनाना, बाद में उनका ध्यान इनके नियमों की ओर दिलाना, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यानी व्याकरण को आप उपयोग कर रहे हैं, उपयोग करते 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 बाद में आप उनको बता रहे हैं कि देखिए आप ऐसे बोल रहे थे ना, ये इस नियम पर है, तो उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये इस नियम पर है जो हम बोल रहे हैं, ये ज़्यादा बेटर है। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। अब बाकी देख लीजिए। ऑप्शन 3 व्याकरण पुस्तक तथा अभ्यास पुस्तिका से व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों को हल करने के लिए अभ्यास कार्य देना, यह भी नेगेटिव है। ऑप्शन 4 व्याकरण से जुड़े प्रश्न पाठ सामग्री तथा कृषि वृत्तांत के लिए जाने जाते तथा अभ्यास द्वारा सीखे जाते हैं, ये भी ऑप्शन 4 ज़्यादा सही नहीं है। सबसे अच्छा जो रणनीति है वो ऑप्शन 2 है कि व्याकरण या भाषा को संदर्भ में प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना व प्रयोग करने के योग्य बनाना तथा बाद में उनका ध्यान इसके नियमों की ओर दिलाना। यह ऑप्शन 2 इसका बहुत ही अच्छा आंसर है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन हुआ आपको हिंदी पेडागॉजी का इस वीडियो का। अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। बच्चे कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी चीज़ जो एनसीएफ और एनईपी, एनसीएफ 2005 और एमपी 2020 के बनाए हुए मापदंडों के विरुद्ध जा रहा है या नेगेटिविटी ला रहा है, उसको छाड़ दीजिए। क्या बच्चे केवल कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से ही नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं, उनको तो कक्षा से बाहर जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उनको प्रेरित करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि पहले कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी बच्चे कक्षा का शिक्षण के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं? नहीं, ऑप्शन 1 नेगेटिव है। दूसरा, भाषा संरचनात्मक अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। बार बार यदि ड्रिल और प्रैक्टिस की बात की जाए तो भी सही नहीं है। और रचनावाद में ये ज़्यादा उपयुक्त आंसर ऑप्शन 2 नहीं लग रहा है। ऑप्शन 3 सभी शिक्षार्थी एक ही तरह से सीखते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता सब में पाई जाती है, सबके सीखने का रेट अलग अलग होता है। ऑप्शन 4 बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा 4। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।